हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज सीएमए फाइनल के एसएफएम पेपर का एग्जाम हो गया जून 2024 टर्म का। एंड जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुआ थोड़ी देर बाद में पेपर हाथ में आया। बच्चे बहुत ही ज्यादा अलग अलग रिएक्शंस दे रहे थे, कुछ का बहुत अच्छा गया, कुछ का नहीं भी गया। तो ऐसे में एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन मैं सोचा अपनी ड्रॉप कर देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप सभी लोग इसको रेफर कर सकें कि ओवरऑल मेरे हिसाब से ये पेपर कैसा था और इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये आपको एक तरीके से बताएगा कि पेपर को देख करके किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में आप आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं, यानी कि अगर आप पेपर दे करके आए हैं और पेपर के डिस्कशन के बाद आपको धक धक होने लग जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा। थोड़ी बहुत तो डिस्कशन होगी ही, हालांकि दिस वीडियो इज नॉट द सजेस्टेड आंसर वीडियो, यानी ये सजेस्टेड आंसर्स नहीं डिस्कस करूंगा मैं इसमें। बट फिर भी थोड़ा एग्जाम के बारे में बात तो करेंगे ही। तो अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, रेडी नहीं है, मत देखिए इस वीडियो को अभी। बाद में एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद देख लीजिएगा। लेकिन जिनको ऐसा धक धक हो रहा है कि भैया हमको तो डिस्कस करना है, तो भाई आपके डिस्कशन के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं। अभी तक मैंने भी पूरे पेपर को सिर्फ ऊपर से नीचे तक ग्लांस किया है, थोड़े डिटेल में जरूर मैं एक दो चीजों को पढ़ चुका हूं, तो थोड़ा आइडिया मुझे हो चुका है, थोड़ा और आइडिया अभी कर लूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं विथ फर्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए की अगर हम बात करें ना, तो यार ये सेक्शन नंबर ए में सबसे पहले मुझे एक चीज इंस्टीट्यूट तक बात पहुंचानी है। अगर आप सभी मदद करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इंस्टीट्यूट तक संभव पहुंचाने का, तो यार इंस्टीट्यूट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो शुरुआत में आपने लिखा हुआ है ना, सेक्शन ए आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, करेक्ट। फिर आपने लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन। इसमें इंस्टीट्यूट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फाइनल लेवल में पेपर को इंटर लेवल जैसा क्यों नहीं डिजाइन करते हो आप। इंटर लेवल में यहीं पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि आपको सिर्फ रोमन नंबर्स लिखने हैं और उसके बाद अल्फाबेट्स ABCD लिखने हैं। आपको एडिशनली कोई एक्सप्लेनेशन करने की दरकार नहीं है और ना ही अपने ऑप्शन को उतारने की दरकार है। जी हाँ, इतनी बातें लिखी रहती है इंटर के पेपर में। तो फाइनल के पेपर में आप कौन से टेम्पलेट को यूज कर रहे हो, उसी सेम टेम्पलेट को यूज करो, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशानी ना हो। बट फिर भी यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट हर उस स्टूडेंट को आपको देना चाहिए जिसने यहाँ से ABCD लिखा है, और वही लिखना भी चाहिए था। तो जो भी बच्चे यहाँ बहुत डर रहे थे कि एक्सप्लेनेशन लिखना था क्या या ऑप्शन उतारना भी था क्या, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं करना था। आप सिर्फ 1 2 3 4 करके 15 रोमन नंबर्स लाइन से लिखें और उसके करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लिखते जाएं। बाद बाकी सजेस्टेड आंसर जब मैं डालूंगा आपके लिए, तो उसमें मैं अपना पैटर्न पूरा समझाऊंगा ही कि किस तरह से इसको पेपर को सॉल्व करना चाहिए था। और एक और बात है कि इस सेक्शन ए में मुझे ऐसा लगता है मैंने 15 के 15 सवाल सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। जस्ट इन केस आप नए हो, आपको नहीं पता टेलीग्राम चैनल के बारे में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। जाइए कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और वहां पे एमसीक्यू जो मैंने डिस्कस किया उसको जाकर के चेक कर लीजिए। अब एमसीक्यू जो 15 है मैं पढ़ा, मेरे को ओवरऑल ठीक लगा, मैंने तो ऑब्वियसली सॉल्व करके डाला है। बट विदाउट एनी बायस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 11-12 तो कम से कम राइट होने चाहिए थे 15 में से। हाँ, थोड़े से ज्यादा ट्रिकी थे। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कोई भी मॉडल से नहीं है, फ्रैंकली दिस इज नॉट फ्रॉम एनी मॉडल, बट इधर थोड़ा सा बुद्धि लगा करके इसको सॉल्व किया जा सकता था, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 वाज वेरी वेरी इजी। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप गॉर्डन्स मॉडल को ढंग से जानते हैं तो ये आराम से बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 इंस्टीट्यूट की बुक का ही था, तो इसमें आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली नंबर्स चेंज किया गया पर बुक से ही था, तो मैथ का था तो इसमें कुछ गलत नहीं होने का था। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रिकी था। ये एक एरिया है जो थोड़ा सा ट्रिकी था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल था, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे ये बनेगा, कर्व वगैरह बनाना पड़ेगा तब जाकर के ये बनेगा। एंड मतलब आपको दिखाना नहीं है लेकिन बनाना तो पड़ेगा, एंड तब जाकर के ये बनेगा। बट ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जितना मुझे याद आ रहा है इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करना था, 0.0987 एंड 0.2734, एंड इतना इजी नहीं है कि ऐड करना था। इसके लिए प्रॉपर जेड वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करनी थी। मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए काफी एफर्ट था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 वाज वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी था। इस तरह के कई सवाल हमने म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिस में भी कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी सा सवाल था, ब्लॉकचेन पे सवाल था और थियोरेटिकल था, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था आने पे। क्वेश्चन नंबर 7 वाज आल्सो वेरी इजी। इसमें आपको नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला लगाना था। सरप्राइजिंगली नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे एंड आपसे बीटा पी यानी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा जा रहा था। इजी था एंड इसका भी रिजल्ट शायद 1.6 आया था, आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस केम फ्रॉम रिस्क न्यूट्रल मेथड, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड दोनों कैलकुलेट करना था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डाउनसाइड अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव्स या डिस्जेंट थ्योरी देखा था तो आपसे ये बनना चाहिए था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं, इसमें थोड़े बच्चे फंसते हैं, बट आई थिंक ना इस सवाल को कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है मेरा। इस सवाल का आंसर होना चाहिए आपका डी, विच इज ए एंड बी बोथ। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो फीचर समझाए गए हैं वो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट के जरूर हैं, पर हर सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट वीक फॉर्म भी होता है एफिशिएंट। ये एक छोटी सी बात और ध्यान देनी थी। सो अगर बी आंसर होगा तो ए भी आंसर होगा, सो गोज विदाउट सेइंग डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मस्त सवाल था, सिंपल सवाल था, बनना चाहिए था। अगेन ये कहीं ना कहीं मेरा देखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर मेरा देखा हुआ है तो आपने तो मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस की इस टर्म पे, आपका भी देखा हुआ होगा। सर आप कैसे बोल रहे हो कि हमसे ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा आप देखे हो? अरे भाई मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है इसको, करेक्ट। तो जब मैंने कोई रिसोर्सेज में देखा है ना, आप मेरे से ज्यादा रिसोर्सेज को टटोले होंगे रिसेंटली, ये मैं श्योर हूं। हाँ मेरा एक्सपीरियंस है वो सब अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे लगता है एमसीक्यू वगैरह ना हमसे ज्यादा आप ही प्रैक्टिस करते हो, फ्रैंकली। तो उस सेंस में मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, बिट क्वेश्चन में ये डेफिनेटली रहा होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, अगेन वेरी सिंपल, ये तो यार मतलब बचकाना सवाल था, आपको थीटा का डेफिनेशन देकर के पूछा है, थीटा का आंसर बताओ। फिर इसके बाद में आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिट क्वेश्चंस में से ही था, करेक्ट। और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज भी हुए थे, मैंने जब सेशन भी लिया था तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी तरफ से, हालांकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन पे मैंने डिस्कशन भी की थी यूट्यूब पे भी, और यहाँ पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा माड़ा सा है, बट फिर भी इनमें दो ऑप्शंस बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन एज पर बिट क्वेश्चन ए होगा, और सी भी हो सकता है अगर दूसरे एंगल से हम सोचे तो, पता नहीं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बट ज्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से ए को क्लिक किए होंगे या ए को लिख करके आए होंगे, मार्क्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, डिफिकल्ट बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये एकदम कोर पोर्टफोलियो के थ्योरी से है, एंड उसके बाद में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। अधिकतर बच्चे इसको गलत किए होंगे, मेरे हिसाब से ये गलत होने लायक सवाल था भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ये मुझे बताया गया कि ये इंस्टीट्यूट मैट का ही क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इस सवाल को इनिशियली गलत किया था, बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैपिटल मार्केट से तो एसोसिएटेड है ही, पर बुक में इसको डेट मार्केट में दिया हुआ है। सो बुक में अगर डेट मार्केट दिया है तो इसके मार्क्स डेट मार्केट लिखने पे ही मिलेंगे। हालांकि डेट मार्केट भी यार मतलब देयर इज नो सच डेट मार्केट, या तो कैपिटल मार्केट होता है या मनी मार्केट होता है, करेक्ट। तो हम इन दोनों के हिसाब से अगर चले तो हम कैपिटल मार्केट को टिक कर सकते थे, बट उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे फॉर डेट मार्केट। ये अपने बुक का ही सवाल था, इंस्टीट्यूट बुक का, करेक्ट, और मेरी मैट में भी था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये किसी ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पता होगा, इसमें भी मार्क्स खोने लायक चांस था। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 15 विच आई थिंक वाज वेरी वेरी इजी, हमने इसकी प्रैक्टिस भी करी थी बिट से। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको खुद ही सवाल पढ़ते पढ़ते बताया, मेरे हिसाब से 2 या 3 सवालों से ज्यादा कहीं आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में मैं जो इनिशियली बोला आपको 11-12 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए थे, देयर इज नो हार्म इन दैट, वो तो राइट होने चाहिए थे। कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए और बोले भैया हमारे 10 ही राइट हुए। अरे 10 भी बहुत अच्छे हैं, आप अपने मार्क्स ऐसे गिने कि 20 आ रहे हैं आपके, करेक्ट। सो हमेशा पॉजिटिव सेंस में गिने। एंड इंस्टीट्यूट से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा पेपर ठीक से चेक कीजिएगा प्लीज। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था। मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि जब अटेम्प्ट करेंगे तो लिख देना कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एंड आई होप इंस्टीट्यूट 2-2 मार्क्स करके ही सबको रिवॉर्ड कर दे। तो भाई यहाँ पे अच्छा नंबर उठेगा मेरे हिसाब से, कोई भी एक एवरेज बच्चे का 20 नंबर तो यहाँ पे उठेगा ही उठेगा, बाद बाकी अच्छे बच्चे का और भी ज्यादा बेटर हो सकता है यहाँ पे। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में जो ये पहला सवाल है ना, ये पहला सवाल देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा सवाल है, कोई खास मुश्किल नहीं है, एंड जितना मेरा को याद है, जितना मैंने सर्च किया है उस हिसाब से ये सीए में पहले कभी ना कभी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बट विद डबल द नंबर्स। तो ये डबल नंबर्स के साथ में आया हुआ है। सो बेसिकली ये 1.5 लाख की जगह शायद 3 लाख करके आया था, और ये भी 3 लाख ऐसे कर करके ही था। एंड इजी सवाल है, सीए में पूछा हुआ है, इंटर लेवल में पूछा हुआ है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इंटर लेवल में पूछा हुआ है। सवाल जो था ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट इस सवाल में ना मैं कहूंगा कि ठीक है, इजी इजी चीजें थी। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट एरिया था, जो कि मैं उम्मीद भी करता हूं आपका राइट होना चाहिए था, वो था ये वाला जो पोर्शन है ना, एडवांस यहां लिखा हुआ था। तो ये सारे खर्चे तो एडवांस में है, पर इनका जो टैक्स सेविंग है वो होगा 1 साल के डिफरेंस से। इतना सा मैनेज करना था। मैं कहूंगा अबव एवरेज, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैपिटल बजटिंग में डरते हैं, तो उस सेंस में मैं अबव एवरेज बोल दूंगा, अदरवाइज सिंपल सा, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ में। क्वेश्चन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो ये था अपना
अच्छा, व्हीकल से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल है, एंड दिस वाज आल्सो फ्रॉम आई थिंक सीए का था, सीए फाइनल या फिर सीए इंटर में कहीं से तो है। ये पुराने सवाल हैं, ये कोई ऐसा नहीं है एकदम लेटेस्ट सवाल है, पुराने सवाल है। और इसके भी नंबर्स कुछ वैसे ही थे, डबल या आधा करके दिया हुआ था। नहीं नहीं, एग्जैक्ट नंबर मैच होता है, यस एग्जैक्ट ऐसा ही था। तो एग्जैक्ट क्या आंसर है मैं जल्द ही आपके सामने रिलीज कर दूंगा, बट हाँ सिंपल सवाल था और आराम से हो रहा था। ये सीए फाइनल का ही सवाल था, लीज रेंटल से रिलेटेड सवाल था, इजी क्वेश्चन था। अगेन इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता जोर आना चाहिए था। लीज अगर आपका ठीक ठाक भी तैयार है तो ये बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस सवाल में लोन वगैरह भी नहीं था। सो इट वाज जस्ट अ केस ऑफ बाइंग वर्सेस लीजिंग, इतना सिंपल था। वो भी आपको ब्रेक इवन लीज रेंटल कैलकुलेट करना था। मेरे हिसाब से पूरे नंबर यहाँ पे मिलने के चांसेस थे, तो ये सिंपल था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A में। क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें तो यार ये आ गया था अपना सिनेरियो एनालिसिस से, ठीक है। कई बच्चे सिनेरियो नहीं देख के गए होंगे, यार देखना चाहिए था। ये अपने बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट था और रिस्की प्रपोजल वाले एरिया में से आता है। एंड इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल में ना दिख रहा है इतना सारा इंफॉर्मेशन, सच्ची में ये इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, इतनी सी। मैं कहूंगा ये सवाल ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। इतना सिंपल, इतना ज्यादा साधारण सा सवाल था, ना कोई टैक्स का ट्रीटमेंट है ना कुछ है। ये सवाल बनने लायक था, कई बच्चे देख के घबरा जाते हैं, इतना बड़ा सवाल ये वो करके। सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका सवाल बन जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से आसान था, और कुछ नंबर कटेंगे ये सेकंड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने के, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा लिखे क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे सजेशन में ये लिखना चाहिए था कि आपका वर्स्ट केस में भी अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, जो कि इस केस में आ रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, मेरे हिसाब से बनना चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। भाई ये गजब सवाल आ गया। ये सवाल की अगर हम बात करें ना 3B की, तो ये सवाल थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा नया है, लेकिन सच बताऊं, अब बताऊंगा तो आप खराब लगेगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके मे 24 के इंस्टीट्यूट के MQP में था। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ जी, ये सेम सवाल, सिमिलर सा सवाल था जो कि MQP में था फॉर मे 24, एंड इंस्टीट्यूट ने ठीक ठाक उसका जवाब भी दिया है। बनना चाहिए था सवाल अगर देखा हुआ होगा तो। मेरे ख्याल से जिसने इंस्टीट्यूट का MQP दिया था, यानी कि यहाँ पे मॉक क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट किया था, यार ये सवाल आपसे बन गया होगा। बात बाकियों के लिए हल्का सा ट्रिकी रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये बीच में क्या लाइन बोल गया, इसकी वजह से थोड़ा ट्रिकी रहा होगा, बट मेरे हिसाब से ठीक था। इट वॉज नॉट अ बैड क्वेश्चन, पर देखा हुआ होगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, या फिर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4A की बात करते हैं, तो यार मैंने जो मॉक लिया था उसमें था ये सवाल, करेक्ट। इस तरह के सिमिलर सवाल भी थे, और मैं कल जब आपको सुबह सुबह एक यूट्यूब वीडियो डाल करके गया था, और उसमें मैंने आपको सीए फाइनल का सिक्योरिटी एनालिसिस का एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था। उसमें इस तरह के ढेरों सवाल थे, एक नहीं ढेरों सवाल थे, सिंपल सवाल था। और मैंने जो मॉक भी लिया था उसमें भी कई बच्चों ने ना इस तरह के सवाल को करेक्टली बनाया था एकदम। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर दो स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत रंग लाई। हमने मॉक में जबरदस्ती इंक्लूड किया था, वो भी रंग लाया। ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे एक प्रिपेयर्डनेस रहा होगा इस चीज को लेकर के। मुझे नहीं लगता यार कहीं दिक्कत आई होगी, सिंपल सवाल था, बनना चाहिए था। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कन्वर्टेबल। देखो भाई, मैं एकदम सीधी सी बात बताता हूँ, कन्वर्टेबल के लिए हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। इनफैक्ट हमारे जो कोर लेक्चर्स भी हैं उनमें भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के सवाल नहीं कराए हमने, क्योंकि कभी भी करिकुलम में डिफाइंड ही नहीं था। पर भाई अब तो सुधर जाओ, 2 टर्म से पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, 2 टर्म से पूछ रहा है, सारे मॉक्स में पूछ रहा है, तो लगभग तय था कि एग्जाम में आना ही चाहिए था, आ गया। करेक्ट, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा। सो कन्वर्टेबल वाला पार्ट को आपको डेफिनेटली करना चाहिए तैयार, और कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा सवाल है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ में। ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसमें अपने को 4 फंड्स दिए हुए हैं, चारों फंड्स के रिटर्न्स दिए हुए हैं, वेरिएंस दिया हुआ है, अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है। अपने बोलता है शार्प और ट्रेनर कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको यूज करना है सबसे पहले वेरिएंस, जिससे आपकी एसडी आ जाएगी, और बाद बाकी आपको यूज करना है यहाँ पे और ट्रेनर के लिए बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा कैलकुलेट करके वो भी काम अपना आराम से हो जाएगा। सवाल में रिस्क रेट भी दिया था ताकि आपका फॉर्मूला आराम से बैठ जाए। तो शार्प का जो फॉर्मूला इधर लिखा हुआ दिख रहा है कि जिस भी स्टूडेंट का है, तो उन्होंने लिखा है आरपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा, एकदम सही है। ट्रेनर वाला फॉर्मूले में बीटा नीचे होगा, बाद बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बनने लायक सवाल था, खास करके मैंने यूट्यूब पे तो नहीं डाला था, पर अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो रिवीजन पोस्ट किया था उसमें इस तरह के कई सारे सवाल किए थे हमने। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। ये कौन सा ए है पता नहीं, लिखा हुआ आया नहीं है, पर ये सवाल यार बहुत ज्यादा सिंपल था और
काफी ज्यादा बार आया हुआ है, काफी ज्यादा बार आया हुआ है ये एग्जाम में। इसमें कुछ भी नया नहीं था, सच बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं था। प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। अगेन इस सवाल को भी देखें तो इसको भी हमने डिस्कस किया था, अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, और ये बहुत सिंपल सा सवाल है। अगेन पोर्टफोलियो का हमारा जो रिवीजन था यार उसमें से था, ठीक है। जो हमारे एनरोल्ड बच्चे अभी देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बता देंगे, हमारे पोर्टफोलियो के रिवीजन में ये भी था, करेक्ट। तो सारे के सारे ये सारी चीजें अपने पास में थी पहले से। कई बच्चे बोलेंगे भैया यूट्यूब पे आपने नहीं डाला था पोर्टफोलियो का रिवीजन। यार कुछ चीजें तो यार इन हाउस ही रखता हूं मैं, तो जाहिर सी बात है इन हाउस में ये सारी चीजों को हमने कवर किया था। एंड अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और हाल फिलहाल में एक और बात बताता हूँ, इस तरह के सवालों पे मुझे ना क्वेरी भी बहुत पूछी गई थी, तो मैंने काफी क्वेरीज के जवाब भी दिए थे इस तरह के सवाल के। ये एग्जैक्ट सवाल में आ जाए, एग्जाम में आ जाए तो यार क्या ही चाहिए फिर, आपकी आपके लिए आसान हो गया ये काफी। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस सवाल को मैं भी जरा देख लूं। नंबर ऑफ शेयर्स, अरे 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 अरे, अभी अभी रिसेंटली प्रैक्टिस किए हुए सवाल है ये सब, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े बड़े आराम से हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन भी ना, ओहो, मेरे को जितना याद आ रहा है ना हमारे मॉक में भी था शायद, एक बार चेक कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ये मेरे मॉक में भी था, और एज इट इज था जितना मुझे याद आ रहा है। तो भाई ये भी बवाल बनने लायक सवाल था, इजी सवाल था, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी में। अब ये आ गया बाइनोमियल मेथड से रिस्क न्यूट्रल मेथड से, मेरे हिसाब से बनने लायक सवाल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। दिक्कत हुई है तो ठीक है, समाधान निकाला जाएगा, पर अगेन स्कोरिंग सवाल तो थे ये, ठीक है ना, मेरे हिसाब से स्कोरिंग सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 7A में आते हैं। 7A अगेन देखा हुआ सवाल था, पूरा का पूरा डिट्टो सवाल देखा हुआ है, पर इसमें मेरे को पता है क्योंकि यार इन्होंने सवाल में पूछ लिया करेंसी ऑप्शन और फॉरवर्ड मार्केट कवर। मैं आपको एकदम अंदर की बात बताता हूं, अधिकतर बच्चों ने मुझे यही बोला सर फॉरेक्स हम छोड़ करके जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए यह सवाल ऑप्शन में निकला होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन में निकाला है कि नहीं, कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट ने 7A को देख करके बोला होगा टाटा बाय बाय, अपने नहीं करेंगे इसको अटेम्प्ट, और नहीं किया तो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि ये ट्रिकी सवाल तो है, हालांकि बना हुआ सवाल है, यानी कि क्लास में बनाया हुआ सवाल है, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी जब हमने करी है तो उसमें भी ये सब कराया, फॉरेक्स का मैंने रिवीजन कराया उसमें भी ये कराया है, लेकिन हाँ हर किसी के लिए नहीं है ये सवाल। तो अगर आपने इसको ऑप्शन में छोड़ा है, गुड, आप अच्छा डिसीजन मेकर हो, और इस तरह से आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना भी चाहिए था, बढ़िया किया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन किसी ने ऊपर वाला छोड़ा होगा तो ये नीचे वाला भी छोड़ा होगा, लेकिन अगेन इस सवाल को भी यार मैं क्या बोलूं, फॉरेक्स के रिवीजन में मैंने कराया हुआ है, ये सारे के सारे पास टर्म पेपर्स हैं, स्कैनर अगर आपने किए ये सारे सवाल आपने कैप्चर किए हुए होंगे, मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगेन ये भी मेरे हिसाब से आपके स्कैनर का क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएगा, मैंने भी रिविजन कराया उसमें ये कराया। एंड फाइनली तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए, जो कि थ्योरी पे था, थ्योरी भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंस थ्योरी, कुछ भी लिखना है अपने मन से, मेरे को पता है आपने ऐसे ही लिखा होगा। जीडीआर, कमान जीडीआर अगर आपने ठीक से नहीं लिखा है ना तो क्या ही बोलूंगा मैं, इतना हॉट टॉपिक है, आगे एग्जाम में आराम से बनना चाहिए था। एंड इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाई स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो ये भी देखो ऐसे देखा जाए तो सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी आपको 4 तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पे पूछी जा रही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मोटा मोटी जवाब दे पाएंगे। मेरे हिसाब से थ्योरी भी मैनेजेबल था, हालांकि नंबर सब जगह कटेंगे। एडवांटेज में आपको 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जीडीआर में आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, रट्टा लिख करके आ गए तो अलग बात है, और इसमें तो यार मेरे को नहीं लगता आपको 1 या 2 भी नहीं मिलेगा, अगर आप ठीक ठीक लिखे तो ठीक बात है, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे। इसमें आपने चारों सिक्योरिटी के नाम मेंशन नहीं किए तो नंबर कटेंगे, क्लियरली कटेंगे। तो ये था अपना देखो पूरा पैटर्न, एंड इस पूरे पैटर्न को, पूरे सवाल को डिस्कस करने, पेपर को डिस्कस करने के बाद मेरे इनिशियल थॉट्स यही हैं कि यार पेपर उतना तो हार्ड नहीं था जितना हार्ड आप लोग बता रहे थे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारी तैयारी ठीक नहीं थी शायद। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस पेपर में किसी भी बच्चे का 40 नहीं आ रहा है तो यार उसकी तैयारी ठीक नहीं थी। 40 नहीं आ रहा तो मैं जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालूंगा, 60-70 वगैरह कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर 40 नहीं आ रहा तो ये पेपर आपके लिए शायद प्रिपेयर ही नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगले टर्म में प्रिपेयर करके आप अच्छे से दीजिएगा अगर 40 नहीं आ रहा है तो। पर ज्यादातर बच्चों का मुझे यहाँ लगता है कि एमसीक्यू में ही आपने 20 स्कोर कर लिया होगा, और बाद बाकी आपने आगे स्कोर किया होगा डेफिनेटली इसके सेक्शन बी में भी। हाँ, स्मार्ट बच्चे ना, यहाँ पे 2-3 तरह के बच्चे हैं जो डेफिनेटली स्मार्ट रहे होंगे। अगर आपने फॉरेक्स के सवाल को पूरी तरह छोड़ दिया होगा क्वेश्चन नंबर 7 को, तो बहुत ही बढ़िया किया होगा आपने। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको आपने लेट अटेम्प्ट किया होगा, अगर अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है,
लेट अटेम्प्ट किया होगा तो भी अगेन आपको फायदा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में समय लगा होगा, बड़े सवाल थे, पढ़ने में भी टाइम लगा, बनाने में भी टाइम लगेगा ही, तो मेरे हिसाब से ये भी एक था। एक चीज और चेक कर लेता हूं मैं कि डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन कहाँ हैं। डेरिवेटिव्स के 2 क्वेश्चन आने चाहिए थे, ये एक तो दिख गया मुझे। ओके, तो डेरिवेटिव्स का एक ही क्वेश्चन आया, ये भी क्या क्या गजब आपकी किस्मत है। डेरिवेटिव एकदम हार्डकोर डेरिवेटिव्स पे एक ही सवाल आया, जबकि 2 आने चाहिए थे। पोर्टफोलियो का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, आपके लिए तो एडवांटेज हो गया। दूसरा, आज कल की सुबह के वीडियो में ही मैंने बोला था कि एक सवाल मल्टी स्टेज डिविडेंड मॉडल का कर लेना, मैंने बोला था ना आपको, वो देखो ये मल्टी स्टेज डिविडेंड मॉडल का ही सवाल था। ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर कहां गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर बी, जो एमक्यूपी से लिया गया था सवाल था, ये मल्टी स्टेज डिविडेंड मॉडल का ही था। मैंने बोला ही था कि ये कन्वर्टेबल अच्छे से कर लेना, मैं राइट्स को लेकर के भी डर रहा था, लेकिन चलो नहीं आया, अच्छी बात है, लेकिन कन्वर्टेबल आया। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि प्लीज आप मल्टी स्टेज वाला कर लेना, ये मल्टी स्टेज का थोड़ा अलग सा सवाल आया, लेकिन मैनेजेबल था, अगर आप ये ठीक से पढ़ करके करोगे तो ये भी बन जाना चाहिए था। यार ये था मेरे हिसाब से एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पेपर। मेरे हिसाब से पेपर ठीक ठाक था, इतना भी मुश्किल नहीं था। जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल तो भी लगा, शायद आपकी तैयारी उतनी ढंग की नहीं थी, और जिनकी ढंग की नहीं भी थी, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने कल रात को बात करी एक स्टूडेंट से, उन्होंने बोला सर फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स मैंने तो अच्छे से किया ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं है। भाई उनका तो एग्जाम बहुत बढ़िया गया, मेरे पास मैसेज आ गया कि सर एग्जाम अच्छा गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हुए वो बोल रहे हैं 50-55 उनका आएगा, तो ठीक है, लेकिन ब्लेस हो गए ना भाई, फॉरेक्स को ऑप्शन में निकाल पाए, डेरिवेटिव्स तैयार नहीं करके गए तो एक ही सवाल आया, लेकिन वो भी बड़ा इजी आ गया। तो उस सेंस में ये पेपर यार मुश्किल नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं था। एमसीक्यू भी शुरुआत में मैनेजेबल थे, अगर आप लाइट माइंडेड होकर के प्रैक्टिस किए होंगे तो मेरे हिसाब से बने होंगे सवाल। बात बाकी आपका कैसा गया पेपर, आप जरूर से अपनी बात कमेंट में लिखना। अगर आपको मेरे किसी भी कही हुई बात से ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हमारा एक्सपीरियंस कुछ और था, तो वो भी अपना जो भी मैटर है आप कमेंट में जरूर डालना, मैं देखना चाहूंगा उसके बारे में। बट जो भी है, एग्जाम बीत गया, अच्छा हुआ। अगर आप इसको एकदम एग्जाम्स के बीच में देख रहे हो तो भाई बंद करो और जाकर के पढ़ाई करो, अगले एग्जाम्स की तैयारी करो, और एग्जाम्स के बाद देख रहे हो तो जो करना है करो भाई, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लेना। पेपर जैसा भी गया अच्छा गया यार, रिजल्ट के बाद मिलेंगे, रिजल्ट के बाद आपने एनालिसिस करेंगे, और कई लोग जो एकदम ही प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको पता उनका नेक्स्ट टर्म लगने वाला है, वो एग्जाम के जस्ट बाद तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज प्लीज पढ़ाई करते रहिए।